हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सो फिर अब स्टार्ट करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टू द नेक्स्ट टॉपिक इन अवर चैप्टर आर एच समूह, आर एच ग्रुप। तो अभी हम लोग आर एच ग्रुप के बारे में अब आज रीड करेंगे और उसके बारे में आप लोगों को मैं बताऊँगा अच्छे तरीके से कि क्या हमारा आर एच एंटीजन एंटीबॉडीज़ और आर एच आर एच इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस क्या होता है, इसी से रिलेटेड है सारी चीज़ें। तो और बच्चों, ये आप लोग बताइए, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। आई होप बढ़िया ही चल रही होगी। आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए और मैं आपका पूरा रिवीजन करवाऊँगा, चीज़ें अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊँगा। पूरी एनसीईआरटी फोकस करते जाएंगे। अभी तो अपने के पास बहुत टाइम है, मतलब अभी आज 20 सितंबर है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इतने दिन तक है अभी समय पर। मेहनत करते रहिए बच्चों अच्छे से, और अपने से एक्स्ट्रा भी हो सके तो कर लिया करिए। एक चीज़ याद रखिए, अपन लोग एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए लाइफ में आपको, अगर आज आपने मेहनत कर ली तो आपका कल सुधर जाएगा, और कल आपका जो होगा वो बहुत बेहतर होगा और बहुत सुंदर होगा। और आज अगर मेहनत नहीं करोगे, लापरवाही करोगे, तो हमारा कल बिगड़ जाएगा और हम जो हमारा भविष्य आने वाला है वो बहुत ही कठिन बीतेगा। इसलिए बच्चों, सिंसियर हो जाइए और एकदम अच्छे से लग जाइए, मेहनत करने लगिए और अपनी चीज़ों को कवर करिए सारी। और जैसे कि हम, हमारे मम्मी पापा हैं, तो जैसे जैसे हम लोग बड़े हो रहे हैं तो वो भी बुज़ुर्ग हो रहे हैं, सयाने हो रहे हैं। क्या वो हमेशा नौकरी करेंगे? उनकी भी इच्छा होगी, एक टाइम के बाद वो खुद नहीं कर पाएंगे और सारी चीज़ें आपको ही देखनी पड़ेगी बच्चों। तो उसलिए आप लोग अपने आप को प्रिपेयर करिए कि जल्दी से जल्दी अच्छे से आप अपनी तैयारी करके एक अच्छी सी जॉब पाके सिक्योर कर लें अपना लाइफ। और अपने पेरेंट्स के लिए उनकी दवाइयाँ होंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, वो आपको समझ में आ रहा होगा। आई होप आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो यही है सब बच्चों। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब अपना चैप्टर। ये हमारा कौन सा चल रहा था, सर्कुलेटरी सिस्टम ना। तो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है, पूरा ब्लड के बारे में पढ़ा कि संगठित पदार्थ क्या होते हैं और ये असंगठित। और हम लोगों ने ब्लड में देखा कि प्लाज्मा 55% होता है और 45% हमारा WBC, RBC और प्लेटलेट्स होते हैं। प्लाज्मा में 90 से 92% जल होता है, 6 to 8% प्रोटीन होता है और बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह। तो यही सब चीज़ें हैं जो अपन ने रीड किया है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं अपना ये थोड़ा सर्कल में कर लेता हूँ और थोड़ा छोटा कर लेता हूँ स्क्रीन, ताकि मुझे आपको पढ़ाने में दिक्कत ना हो, चीज़ों को बताने में। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आर एच समूह कौन सा था, 18.1.3.2। आर एच समूह एक अन्य प्रतिजन प्रतिरक्षी आर एच है जो लगभग 80% मनुष्यों में पाया जाता है, तथा यह आर एच एंटीजन रिसर्च बंदर में पाया जाने वाला एंटीजन के समान होता है। ऐसे व्यक्ति जिनमें आर एच एंटीजन होता है उन्हें आर एच पॉजिटिव, और जिनमें आर एच नहीं होता उन्हें आर एच नेगेटिव कहते हैं। यदि आर एच रहित होगा, आर एच नेगेटिव व्यक्ति के रक्त को आर एच पॉजिटिव व्यक्ति के रक्त के साथ मिला दिया जाए तो व्यक्ति में आर एच नेगेटिव के विरुद्ध विशेष प्रतिरक्षी बन जाएगी। अतः रक्त प्रदान करने से पहले आर एच समूहों का मिलान आवश्यक है। एक विशेष प्रकार की आर एच अयोग्यता को एक गर्भवती आर एच नेगेटिव माता और उसके गर्भ में पल रहे आर एच पॉजिटिव भ्रूण के बीच पाई जाती है, और अपरा द्वारा पृथक रहने के कारण भ्रूण का आर एच एंटीजन सगर्भता में माता के आर एच नेगेटिव को प्रभावित नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी पहले प्रसव के समय माता के आर एच नेगेटिव रक्त से शिशु के आर एच पॉजिटिव रक्त के संपर्क में आने की संभावना रहती है। ऐसी दशा में माता के रक्त में आर एच प्रतिरक्षी बनना प्रारंभ हो जाते हैं। ये प्रतिरोध में एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देते हैं। यदि
परिवर्ती गर्भावस्था होती है तो रक्त से RH नेगेटिव भ्रूण के रक्त RH पॉजिटिव में RH प्रतिरक्षी का रिसाव हो जाता है और इससे भ्रूण की लाल रक्त कणिकाएं नष्ट हो जाती हैं और भ्रूण के लिए जानलेवा हो सकती हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, खून की कमी और पीलिया हो सकता है उसमें, फीटस में। और ऐसी दशा को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस कहा जाता है। इस स्थिति से बचने के लिए माता को प्रसव के तुरंत बाद RH प्रतिरक्षी RH एंटीबॉडी का उपयोग करना चाहिए। अब इसमें क्या बताया गया है, RH इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस में यही बताया गया है हमारा कि जब जो हमारा फीटस है, अगर एक RH अयोग्यता, जो माता तो RH नेगेटिव है, पर अगर बेबी RH नेगेटिव हुआ तो कोई दिक्कत नहीं होती, पर जब अगर उसका भ्रूण RH पॉजिटिव हो जाता है तो फिर उसमें क्या होने की खतरा रहेगा। जब वो फर्स्ट हमारा जब वो फीटस रिफ्लेक्स जब होता है, जब मैटरनिटी कंप्लीट होती है, तो फिर जब भ्रूण का जन्म होता है फीटस का, तो उस समय मदर के ब्लड से फीटस के ब्लड में कुछ मिक्सिंग हो जाती है ब्लड में, जिससे कि अगर हमारा फीटस RH पॉजिटिव है तो वो मदर के ब्लड में RH पॉजिटिव चला गया एंटीजन। तो जब RH पॉजिटिव चला गया तो हमारा RH नेगेटिव जो है उसके प्रति वो प्रतिरक्षी बना लेगा। यही यहाँ पर बताया गया है कि RH नेगेटिव भ्रूण के रक्त में RH पॉजिटिव प्रतिरक्षियों के रिसाव हो सकता है और इससे भ्रूण की लाल रक्त कणिकाएं नष्ट हो सकती हैं, है ना। पहले तो यहाँ पर RH प्रभावित नहीं रहता, RH नेगेटिव से RH के संपर्क में आने की संभावना रहती है। ऐसी दशा में माता के रक्त में RH प्रतिरक्षी बनना प्रारंभ हो जाते हैं। RH प्रतिरक्षी RH पॉजिटिव आ गए और RH नेगेटिव के विरुद्ध RH प्रतिरक्षी बन गए और ये प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देते हैं। और जब तो रक्त में जब RH नेगेटिव भ्रूण के रक्त में RH पॉजिटिव के रक्त के प्रतिरक्षी का रिसाव हो जाता है। अगर जब दूसरी हमारी जब प्रेगनेंसी हुई तो उसमें अगर फीटस जो है वो RH नेगेटिव हुआ, तो अगर RH नेगेटिव रहेगा तो उसके विरुद्ध प्रतिरक्षी बन जाएंगे RH पॉजिटिव, और RH पॉजिटिव जो होते हैं प्रतिरक्षी का रिसाव हो जाता है, जिससे भ्रूण की लाल रक्त कणिकाएं नष्ट हो सकती हैं और भ्रूण के लिए जानलेवा हो सकता है। उसे ही हम रक्त अल्पता, खून की कमी या पीलिया जॉन्डिस कह सकते हैं और इसे ही इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस भी कहा जाता है इस बीमारी को। तो आप लोगों को सिंपल सा है, समझ में आ गया होगा आई होप। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ एक बार। देखिए, नॉर्मल तो हमारा क्या होता है, नॉर्मली RH नेगेटिव होता है मदर, RH नेगेटिव है जो मदर है। अगर उसमें RH पॉजिटिव फीटस आ गया, जो फीटस है वो RH पॉजिटिव हो गई, अगर फीटस RH पॉजिटिव हो गए तो फिर जब वो उसके ब्लड के संपर्क में आएगा तो उसमें एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देगा, एंटीबॉडीज़, है ना, अपने मदर में। तो फिर जब सेकेंड प्रेगनेंसी होगी तो उसमें RH, अगर फीटस हमारा RH नेगेटिव हुआ, RH पॉजिटिव फीटस अगर सेकेंड में होगा तो कोई दिक्कत है ही नहीं, इसलिए कि उसमें प्रतिरक्षी बने ही हुए हैं। पर जब RH नेगेटिव होगा तो RH नेगेटिव के विरुद्ध प्रतिरक्षियाँ बन जाएंगी और इसे जल्दी जल्दी नष्ट करने लगेंगी और उसके ऊपर आक्रमण कर देंगी। यही यहाँ पे बताया गया है। एक विशेष परिस्थिति में माता और उसके गर्भ में पल रहे RH पॉजिटिव की बीज पाई जाती है, जिसके द्वारा पृथक रहने के कारण भ्रूण RH एंटीजन सगर्भता RH नेगेटिव को प्रभावित नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी पहले प्रसव के समय माता RH नेगेटिव से शिशु को RH पॉजिटिव के संपर्क की संभावना रहती है। ऐसी दशा में माता के रक्त में RH प्रतिरक्षियाँ बनना प्रारंभ हो जाती हैं RH नेगेटिव के विरुद्ध, जो है RH पॉजिटिव अगर हुआ तो। और RH पॉजिटिव जब होगा तो RH नेगेटिव के विरुद्ध ही नहीं बनेंगे, RH पॉजिटिव तो गया ही, और जब वो गया तो RH नेगेटिव के विरुद्ध प्रतिरक्षी बनना प्रारंभ हो जाती हैं और जो प्रतिरोध एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती हैं। गर्भावस्था जो रक्त में अगर भ्रूण RH नेगेटिव भ्रूण के रक्त RH पॉजिटिव में प्रतिरक्षियों का रिसाव हो जाता है तो गर्भावस्था होती है, तो रक्त से RH नेगेटिव
RH नेगेटिव भ्रूण के रक्त RH पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, प्रतिरक्षी का रिसाव हो सकता है और इससे भ्रूण की लाल रक्त कणिकाएं नष्ट हो सकती हैं। हाँ, तो देखिए RH नेगेटिव जो होता है वो क्या करेगा, जब RH पॉजिटिव आया तो वो पॉजिटिव के विरुद्ध एक प्रतिरक्षी बना लिया। तो जब प्रतिरक्षी बन गया तो जब दोबारा प्रेगनेंसी में RH पॉजिटिव हुआ तो वो क्या करेगा, पॉजिटिव के विरुद्ध तो प्रतिरक्षी वही जान गया है कि हमारा दुश्मन है, तो दुश्मन को फिर से हमला करेगा। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि RH नेगेटिव मदर है, RH पॉजिटिव फीटस है, बस दोनों प्रेगनेंसी में वही है, आप याद रखिएगा। अगर कहीं डाउट हो रहा है इसलिए मैं आपको 2-3 बार बताया हूँ कि क्रिस्टल क्लियर रही चीज़ें। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 18.1.4 रक्त स्कंदन, ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का जमाव किसी चोट या घात की प्रतिक्रिया स्वरूप रक्त स्कंदन होता है। यह क्रिया शरीर में अत्यधिक रक्त बहने से रोकती है। और क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? आप किसी चोट या घाव पर कुछ समय बाद गहरे लाल या भूरे रंग की झाग का अवश्य देखा होगा। यह रक्त स्कंदन या थक्का जो मुख्य फाइब्रिन धागे के जाल के समान बनता है। इस जाल में मरे तथा क्षतिग्रस्त संगठित पदार्थ भी उलझे हुए होते हैं। और फाइब्रिनोजन जो होता है हमारा, फाइब्रिनोजन रक्त प्लाज्मा में उपस्थित थ्रोम्बिन की सहायता से फाइब्रिन जो होता है वो रक्त प्लाज्मा में उपस्थित एंजाइम थ्रोम्बिन की सहायता से फाइब्रिनोजन से बनती है। और थ्रोम्बिन की रचना प्लाज्मा में उपस्थित निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन से होता है। इसलिए प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम समूह की आवश्यकता होती है, थ्रोम्बोकाइनेज। और यह एंजाइम समूह रक्त प्लाज्मा में उपस्थित उसके निष्क्रिय कारकों की सहायता से एक के बाद एक अनेक एंजाइम प्रतिक्रिया की एक श्रृंखला बना देते हैं, जो कि चोट या घाव में उपस्थित प्लेटलेट्स को विशेष कारकों को मुक्त करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे स्कंदन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। क्षतिग्रस्त ऊतकों द्वारा चोट की जगह पर कुछ कारक मुक्त हो जाते हैं और जो स्कंदन को प्रारंभ कर सकते हैं। इस प्रतिक्रिया में कैल्शियम आयन की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैल्शियम आयन जो हमारा होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है इस प्रक्रिया में। कैल्शियम आयन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे उलझा हुआ लिखा हुआ है, जिसको मैं सुलझा देता हूँ आपका। ये मैं ऐसे आप लिख लेंगे तो एकदम क्लियर रहेगा। जो हमारा जब क्षतिग्रस्त कोशिकाएं होती हैं तो थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्त्राव होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन का, और जो कैल्शियम आयन को भी स्त्रावित करती है। अब हमारा ये जो थ्रोम्बोकाइनेज है वो हमारे प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलेगा, और जो फाइब्रिन है वो हमारा फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में थ्रोम्बिन बदलता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है चीज़ें, ये वाली जो मैंने बताया, ये यहाँ पे यहाँ जो लिया गया है कि हमारा थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम क्या करता है, नीट में पूछता है। तो थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम क्या करेगा, थ्रोम्बोकाइनेज हमारा प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलेगा, यहाँ पे प्रो है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलेगा थ्रोम्बोकाइनेज। और जो थ्रोम्बिन है वो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलेगा। ये हमारा फाइब्रिनोजन है, यहाँ पे फाइब्रिनोजन लिखा होगा, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलेगा। यही यहाँ पे लिखा गया है, तोड़ मरोड़ के लिखा है एनसीईआरटी में, इसीलिए समझ में नहीं आता। देखिए मैं एक बार और पढ़ देता हूँ। अब जो हमारा ये है उलझ जाते हैं। और फाइब्रिन रक्त प्लाज्मा में उपस्थित एंजाइम थ्रोम्बिन की सहायता से फाइब्रिनोजन से बनती है ना। अब यहाँ पे ही बोला गया है कि फाइब्रिन कैसे बनती है, तो थ्रोम्बिन की सहायता से फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बना है, वही यहाँ पे उल्टा लिखा है लाइन, और थ्रोम्बिन की सहायता से। और हमारा थ्रोम्बिन की रक्त प्लाज्मा में उपस्थिति निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन से होती है, जो कि थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में
एंजाइम समूह की आवश्यकता होती है। तो जो हमारा थ्रोम्बिन है वो कैसे बना, वो हमारा बना प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बना किस एंजाइम की उपस्थिति में, थ्रोम्बोकाइनेज। और जो थ्रोम्बिन बना वो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलेगा। तो ये इतना बस है ब्लड क्लॉटिंग में, जो कि यहाँ पे उलझा के दिया हुआ है एनसीईआरटी को, मैं इसको सुलझा दिया हूँ, केवल उसी से क्वेश्चन बनता है, इतने से ही। ये आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लगता है, यहाँ चीज़ें वो देखने में है ही थोड़ी डिफ़िकल्ट। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब हमारा आ गया लसिका ऊतक 18.2, लसिका ऊतक लिम्फोइड टिश्यूज़। ये थोड़ा सा यहाँ पे कटपट ऐसे लिखा हुआ है, वो सही से आया नहीं है, पर मैं पढ़ लूँगा, आप लोग समझ लीजिएगा अपनी एनसीईआरटी से। अब जब तक ऊतक कोशिकाओं से होकर गुजरता है तो बड़े प्रोटीन के अणु संगठित पदार्थों को छोड़कर रक्त से बड़े प्रोटीन अणु संगठित पदार्थों को छोड़कर रक्त से जल एवं जल में घुलनशील पदार्थ कोशिकाओं से बाहर निकल जाते हैं। हम इन तरल को अंतराली द्रव या ऊतक द्रव कहते हैं। और इससे प्लाज्मा के समान ही खनिज लवण पाए जाते हैं। इसमें प्लाज्मा के समान ही खनिज लवण पाए जाते हैं। रक्त तथा और कणिकाओं के बीच पाचक पदार्थ जो हैं इसी का आदान प्रदान इसी द्रव से होता है। जो हमारा रक्त तथा कोशिकाओं के बीच पाचक पदार्थों का आदान प्रदान है, पोषक पदार्थों का, वो हमारे लसिका के द्वारा ही होता है, इसी द्रव के द्वारा। और क्या लिखा है, सारे वाहिकाओं का विस्तृत जाल लसिका तंत्र कहलाता है, लिम्फेटिक सिस्टम कहलाता है। इस द्रव में एकत्र कर इसे बड़ी सिराओं में वापस भेज छोड़ा जाता है ना। इस द्रव को एकत्र करके लसिका तंत्र में उपस्थित तरल द्रव में लसिका कहते हैं। लसिका द्रव में उपस्थित तरल द्रव लसिका कहते हैं। और यह इस जो द्रव है इसे एकत्र करके किस में भेजा जाएगा, इसे हम लोग एकत्र करके एक बड़ी सिराओं में वापस भेजा जाता है। लिम्फ को जो होता है हमारा जो अंतराली द्रव है, ये एक एकत्र करके इसे एक बड़ी सिराओं में भेजा जाता है। ये याद रखिएगा, इसे एकत्र करके एक बड़ी सिराओं में छोड़ा जाता है। अब हमारा यह लसिका एक रंगहीन द्रव है जिसमें विशिष्ट लिम्फोइड मिलते हैं और जिसमें विशिष्ट लिम्फोसाइट्स मिलते हैं। लिम्फोसाइट शरीर की प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी हैं और हमारे लसिका जो है पोषक पदार्थ, हार्मोन्स आदि के वाहक का भी कार्य करते हैं। और आंत्र में उपस्थित लैक्टियल वसा गुलिकाओं को अवशोषित करता है लसिका के द्वारा ही। जो हमारा आंत्र में उपस्थित लैक्टियल है वो हमारे वसा गुलिकाओं को लैक्टियल द्वारा जो होता है वो लसिका के द्वारा ही अवशोषित किया जाता है। प्राथमिक लसिका अंग हमारे अस्थिमज्जा तथा थाइमस होते हैं और द्वितीयक लसिका अंग हमारे लिम्फ नोड्स, पेयर्स पैचेज और बहुत सारे हैं। द्वितीयक लिम्फ नोड्स हो गए, पेयर्स पैसेज हो गए, और क्या लिखा है, द्वितीयक अस्थिमज्जा हो गया और लिम्फोइड ऊतक हो गए। केवल अस्थिमज्जा और थाइमस को छोड़कर जो होंगे तो वो हमारे द्वितीयक ही होंगे। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा लसिका द्रव का था, जो कि थोड़ा सा यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर नहीं दिख रहा था, इस वजह से मैंने थोड़ा धीरे आपको बताया है, तो मैनेज कर लीजिएगा। मेरे बच्चे वैसे ही बहुत सपोर्टिव हैं, वो मैनेज कर लेते हैं, मुझे मालूम है। तो हम लोग अब आगे चलते हैं अपना चैप्टर परिसंचरण पथ। अब ये थोड़ा सा यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी परिसंचरण पथ से। अब आप लोग ध्यान देकर अच्छे से पढ़िएगा। परिसंचरण दो तरह का होता है, जो खुला एवं बंद होता है। खुला परिसंचरण तंत्र आर्थ्रोपोडा तथा मोलस्का में पाया जाता है, जिसमें हृदय द्वारा रक्त को वाहिकाओं में पंप किया जाता है। जो रक्त एक कोटर में खुलता है और एक कोटर वस्तुतः दोहरा देह गुहा होती है। और एनेलिडा तथा कशेरुकियों में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जिसमें हृदय से रक्त का प्रवाह दूसरे
जिसमें हृदय से रक्त का प्रवाह एक दूसरे से जुड़ी रक्त वाहिनियों के जाल के द्वारा होता है और इस तरह के रक्त परिसंचरण पथ में ज़्यादा लाभदायक होता है क्योंकि इनमें रक्त का बहाव आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। जो अब इसमें ये बताया गया है कि खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण। जो खुला में एक कोटर होगा, एक ऐसे कोटर है, उसी में सारे ऑर्गन डूबे हुए हैं बस, है ना। तो हमारा आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में एक ऐसे कटोरी, मान लीजिए फ्लास्क कटोरी है, उसी में सारे ऑर्गन डूबे हैं और कटोरी में क्या है, रक्त है। और हमारा बंद परिसंचरण में क्या होगा, बंद वाला जो होगा तो उसमें सीक्वेंस में होंगी अच्छे से एक ऑर्गन है और एक ब्लड है जो कि सिस्टेमिक से, हमारे कैपिलरीज से, आर्टरीज हैं, वेन हैं, उनमें ब्लड का फ्लो हो रहा है। इस प्रकार से सभी कशेरुकियों में कक्षों से बना हुआ पेशी हृदय होता है। मछलियों में 2 कक्ष वाला हृदय होता है जिनमें एक आलिंद तथा एक निलय होता है। और उभयचर तथा सरीसृपों में रेप्टाइल्स में मगरमच्छ को छोड़कर 3 कक्षीय हृदय होता है जिसमें 2 आलिंद तथा एक निलय होता है, जबकि मगरमच्छ, पक्षियों और स्तनधारियों का हृदय 4 कक्षों का होता है जिनमें 2 आलिंद तथा 2 निलय होते हैं। मछलियों में हृदय ऑक्सीजनित रुधिर का बहाव पंप करता है। मछलियों में जो है वो हमारा रुधिर ऑक्सीजनित रुधिर बहाव को पंप करता है, जो क्लोन द्वारा ऑक्सीजनित होकर शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है और फिर ऑक्सीजन रक्त हृदय में वापस आ जाता है ना। इस क्रिया को एकल परिसंचरण कहते हैं। और उभयचर सरीसृप तथा, इसको मैं आपको बता देता हूँ कि एकल परिसंचरण कैसे होता है। रक्त का बहाव जो है, क्या बोला गया यहाँ पे, ऑक्सीजनित रक्त को, जैसे ही हमारा एक हृदय हो गया 2 कक्ष वाला, जहाँ से आलिंद से पूरे बॉडी को, यहाँ से निलय से गया, पूरे बॉडी को प्रोवाइड किया गया और यहाँ से फिर से आलिंद पे चला गया, इस प्रकार। तो ये हमारा एकल परिसंचरण हो गया, इसे ही एक सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं। अब हम लोग डबल सर्कुलेशन देखेंगे। एकल परिसंचरण तंत्र में होता है, और एकल परिसंचरण तंत्र कहते हैं उभयचर सरीसृपों में बायां आलिंद से फेफड़ों, त्वचा से ऑक्सीजनित युक्त रक्त का प्रवाह होता है और तथा दाहिने आलिंद द्वारा दूसरे भागों में भी ऑक्सीजनित रक्त प्राप्त होता है, लेकिन वे रक्त को निलय में मिश्रित कर बाहर की ओर पंप करते हैं, उभयचर सरीसृप में, है ना, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में। इसलिए कि इनमें 3 कक्षीय हृदय होता है केवल मगरमच्छ को छोड़कर। इस क्रिया को अपूर्ण दोहरा परिसंचरण कहते हैं। अब इसको देख लूँ, अपूर्ण दोहरा में क्या हुआ कि ब्लड मिक्स हो गया, यहाँ पे ये बोला जा रहा है, इससे बता, एक ही हमारा हो गया दायां आलिंद, एक ही हो गया बायां आलिंद, और नीचे क्या हो जाएगा, एक निलय हो जाएगा, नीचे एक निलय हो गया। तो ये अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ से तो ऑक्सीजनित रक्त आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से, और इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, पर जो ब्लड है यहाँ पर मिक्स हो जाता है, यहाँ बीच में इधर, इसलिए यह अपूर्ण दोहरा परिसंचरण है। अब हम दोहरा परिसंचरण देखेंगे। पक्षियों, देखिए हमारा अपूर्ण दोहरा कहते हैं, पक्षी स्तनधारियों में ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित क्रमशः बाएं तथा दाएं आलिंदों में बहता है, ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित, जहाँ से उसी क्रम में बाएं और दाएं निलय में जाता है और निलय में जाता है, और निलय बिना रक्त को मिलाए इन्हें पंप करता है। अर्थात ये क्या हो गया, हमारा 2 तरह का परिसंचरण पथ होता है इसमें, और 2 तरह का परिसंचरण पथ इन प्राणियों में मिलता है, अतः इन प्राणियों को दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। अब हम मानव परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करेंगे। तो अब आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ दोहरा कैसा होता है। दोहरा में हमारा क्या होगा, एकदम सेपरेटली बह रहा है ब्लड, ये हमारा ये हो गया दाहिने निलय,
ये हाँ। अब हमारा इसमें यहाँ ये जो हमारे ये है लेफ़्ट, सॉरी यार लिखने, ये है लेफ़्ट और ये है राइट, ये है राइट, ये है लेफ़्ट। तो जो दायां है, दायां अलिंद और दायां नीला, इसमें तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। और ये जो यहाँ से इन दोनों में है वो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से इसमें गया। तो ये हमारा दोहरा परिसंचरण हो गया, एक तो इधर, एक ये और दूसरा ये तो हमारा पूर्ण दोहरा हो गया। उसमें नीला एक ही था, मिक्सिंग थी, इसलिए अपूर्ण दोहरा था। अब हम इसको आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो हम नेक्स्ट अब अपना टॉपिक स्टार्ट करने जाते हैं, तो उसका हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, मानव परिसंचरण तंत्र। सो बच्चों बहुत लंबा लेक्चर हो गया, थैंक यू।